Hi friends, welcome to my YouTube channel Career Path. Friends, in previous lecture we had seen the historical background of law of evidence and introduction of Indian Evidence Act 1872. Friends, from today I am going to deal with the actual provisions of Indian Evidence Act 1872. Friends, we know that every act start with the preamble means क्या होता है उद्देशिका। तो उद्देश्य किसी भी एक्ट को इनेक्ट करने का पर्पस क्या था या उसके पीछे उद्देश्य क्यों उस एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ है, ये उसके प्रियम्बल में लिखा रहता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल क्या बोलता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। जबकि साक्ष्य विधि को कंसोलिडेट करना मीन्स इकट्ठा करना, उसको मजबूत करना, डिफाइन मतलब उसको परिभाषित करना, एंड एमेंड उसमें संशोधन करना क्या था, योग्य था, जरूरी था। इसलिए साक्ष्य अधिनियम 1872 इनेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन फर्स्ट जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये सेक्शन जो फर्स्ट है तीन बातें करता है। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का संक्षिप्त नाम, एक्सटेंट मतलब उस एक्ट का विस्तार कहाँ कहाँ तक, एप्लीकेशन कहाँ तक है उसका, और उसका कमेंसमेंट वो कब इनेक्ट हुआ, कब वो इन्फोर्स हुआ एक्ट। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल अगर बात करें तो एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है वो बात करता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जा सकता है। मीन्स जो इस एक्ट को जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, जिनके ड्राफ्टमैन थे, उन्होंने इसको एक नाम दिया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो में ये वर्ड यूज किया गया है कि अगर आगे चल के अगर इसका नाम चेंज करना चाहें तो जो लॉ मेकिंग बॉडी है इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत लगी तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या इसको नाम दिया था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फ्रेंड्स, आगे अब हम देखते हैं इसका विस्तार जो है। तो विस्तार में क्या बात की गई है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स इस एक्ट का विस्तार पूरे भारतवर्ष पे है, सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। कि दोस्तों ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, पाँच अगस्त 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का जो उसका स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया। तो वो ख़त्म करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को, दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका क्या रहता है इस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको दो यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया, बाइफर्केट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बाइफर्केट कर दिया गया। पहला जो था आपका है वो लद्दाख, ठीक, और दूसरा जो है वो दूसरी यूनियन टेरिटरी है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो है इन दो यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया, बाइफर्केट कर दिया। किस दिन? 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसी दिन ये तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों यूनियन टेरिटरी के एग्जिस्टेंस में है। जिस दिन ये दोनों एग्जिस्टेंस में है उसी दिन जो भी भारत में जो भी सेंट्रल एक्ट लागू थे वो सभी क्या हो गए, इन दोनों यूनियन टेरिटरी पे क्या हो गए, अप्लीकेबल हो गए। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से जितने भी सेंट्रल एक्ट थे इंडिया में सभी इस पे क्या हो गए, एज इट इज़ अप्लीकेबल हो गए दोनों यूनियन टेरिटरी पे। दोस्तों, लेकिन जो एक्ट का अप्लीकेशन हुआ
जब इसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पे उसका अप्लीकेशन कैसा हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव हुआ। फ्रेंड्स कोई भी एक्ट जो होता है ना, जब वो इनेक्ट होता है तो उसका अप्लीकेशन 2 टाइप से होता है, या तो रिट्रोस्पेक्टिव होगा या तो प्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बैक डेट से लागू होता है। इसका मीन्स सपोज कि जिस दिन अभी 31 अक्टूबर जो है, 31 को क्या हुआ, ये एक्ट वहाँ पे लागू हुआ है, तो 31 से पहले जो भी मैटर पेंडिंग हो कोर्ट में, जो भी सिविल सूट हुए, क्रिमिनल ट्रायल जो भी कोर्ट में पेंडिंग होंगे, उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है दोस्तों कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर इनको विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर वहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो मैटर वहाँ पे दाखिल होते हैं या जो भी ट्रायल शुरू होते हैं उनमें उसका अप्लीकेशन होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका अप्लीकेशन हुआ, इसका मीन्स कि जो मैटर पहले से पेंडिंग होंगे, चाहे जब से पेंडिंग होंगे, तो उस पर भी उनके ट्रायल पे भी चाहे सिविल सूट हो चाहे क्रिमिनल सूट हो, उनके ट्रायल में भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। तो इसे बोलते हैं मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब बैक डेट से। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर पे भी, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों पे भी वो अप्लीकेबल है। तो जो इसमें है ना, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो बातें खत्म हो गई अभी, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया। फ्रेंड्स अब आगे जो है सेक्शन फर्स्ट आगे क्या बोलता है कि एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या बोलता है कि अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग किसे बोलते हैं दोस्तों, जो है ये अपने इंडियन एविडेंस में उसका जो है डिफिनेशन नहीं दिया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन किया गया है CRPC सेक्शन 2I में। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग ऐसी प्रोसीडिंग होती है, वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें एविडेंस जो है लीगली ऑन ओथ दिया जाता है, दिया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो सेक्शन आगे क्या बोलता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी भी कोर्ट में क्या है, अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है दोस्तों, कोर्ट मार्शल होता है जो सैन्य अदालतें होती हैं, जो सेना की अदालतें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। वो क्या है, वो इनको क्या बोलते हैं, वो जो सेना अदालतें उनको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल सैन्य अदालतें, लेकिन उसमें आगे दिया गया कि अदर देन, मतलब उन कोर्ट मार्शल को छोड़ के। कौन सी कोर्ट मार्शल, जो किस एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, जो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। जो इन एक्ट में, इन चारों एक्ट में जो अदालतें कोर्ट मार्शल बनाई हैं, कोर्ट सैन्य अदालतें बनाई गई हैं, उनको छोड़ करके, मतलब इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। तो ये जो चार सैन्य अदालतें होंगी उनमें, उसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये एक्ट। बाकी जो सैन्य अदालतें होंगी उस पर भी एप्लीकेबल रहेगा। आगे क्या बोलता है कि बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर और नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। मतलब ये जो है इसका एप्लीकेशन किस पे एफिडेविट पे भी नहीं होगा, और जो प्रोसीडिंग किसके आर्बिट्रेटर के सामने चलेंगे उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। फ्रेंड्स अगर हम एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट जो है, एफिडेविट पे इसका एप्लीकेशन नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन एक जजमेंट है श्याम सुंदर
वर्सेस भारत ऑयल मिल्स। ये जो है कब का है? AIR 1964, AIR 1964 है। पेज नंबर इसके बॉम्बे, बॉम्बे पेज नंबर इसका है 38। तो इसमें श्याम सुंदर वर्सेस भारत ऑयल मिल्स जो केस है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इस केस में ऐसा हेल्ड हुआ कि एफिडेविट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इफ फॉर सफिशिएंट रीजन द कोर्ट पासेस एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर, कौन सा? अंडर ऑर्डर 19, रूल 1 एंड 2। अगर कोर्ट फॉर सफिशिएंट रीजन अंडर ऑर्डर CPC का ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कोर्ट अगर ऑर्डर करता है तो तो एफिडेविट भी एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। देयरफॉर it is stated in this case that an affidavit cannot be treated as evidence unless an order has been passed under order 19 rule 1 and 2 of code of civil procedure। अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 19 रूल 1 2 में अगर कोर्ट जो है ऑर्डर पास करता है फॉर सफिशिएंट रीजन, तो एफिडेविट भी एज एविडेंस कैन यूज किया जा सकता है। ऐसा हेल्ड हुआ इस केस में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ऑर्डर 19 की बात करें, ऑर्डर 19 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो उसमें जो ऑर्डर 19 जो एफिडेविट से ही डील करता है। ठीक है। तो ऑर्डर 90 के जो रूल 1 है वो क्या बात करता है कि पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। कोई भी चीज़ एफिडेविट पे कैसे प्रूव की जा सकती है उसके बारे में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है कि एनी कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन, मतलब कोई भी कोर्ट किसी भी टाइम सफिशिएंट रीजन के लिए क्या कर सकता है कि ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो कोई भी कोर्ट किसी भी टाइम सफिशिएंट रीजन देखते हुए क्या ऑर्डर कर सकता है? कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स एविडेंस द्वारा प्रूव किया जाता है। और दैट द एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस में बी रीड एट द हियरिंग। और किसी भी विटनेस का जो है एफिडेविट जो है क्या कर सकता है? वो हियरिंग में रीड किया जा सकता है एज एविडेंस। कब? ऑन सच कंडीशन एज द कोर्ट थिंक रिजनेबल। ऐसी कंडीशन पे जो कोर्ट को क्या लगे? रिजनेबल लगे, योग्य लगे। आगे क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविजो है। क्या प्रोविजो है? प्रोवाइडेड दैट वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर पार्टी बोनाफाइड डिजायर प्रोडक्शन ऑफ विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर कोई भी पक्ष, दो पार्टी जो है उसमें से कोई भी पक्ष ऐसी इच्छा जाहिर करता है कि उसे क्या करना है? विटनेस को एग्जामिन करना है, उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, सॉरी, एंड दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस। और वो विटनेस जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। एविडेंस CPC में बहुत से ऐसे दिया गया है प्रोविजन कि जिसमें कुछ लोगों को कोर्ट में प्रोडक्शन से एग्जम्पशन है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि फिजिकली फिट नहीं है कोर्ट में आने के लिए, कोई मतलब बुढ़ा है, ज़्यादा उम्र हो गई किसी आदमी का, तो ऐसे अगर ऐसा बंदा है तो कोर्ट में आ नहीं सकता। लेकिन इसमें इसलिए दिया गया है कि दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस। अगर वो विटनेस कोर्ट में क्या हो सकता है? प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड, तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाए कोर्ट द्वारा। कौन सा? कि एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथोराइज द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन ऑन एफिडेविट। तो कोर्ट उस विटनेस का एविडेंस जो है एफिडेविट के रूप में देने के लिए क्या करेगा? ऑथराइज नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है। अगर वो विटनेस जो है, अगर दोनों पार्टी में से कोई भी ऐसा डिजायर, ऐसी इच्छा जाहिर करता है कि भाई मुझे विटनेस क्रॉस एग्जामिन करना है और विटनेस कोर्ट में आ सकता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उस विटनेस का एविडेंस एफिडेविट पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात करते, ये जो है और रूल 1 में, मतलब ऑर्डर 90 रूल 1 में दिया गया है। रूल 2 जो है उसमें क्या दिया गया है? रूल 2 क्या बात करता है कि पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या बोलता है कोर्ट की? भाई जो डिपोनेंट है, डिपोनेंट मीन्स जिसने एफिडेविट दाखिल किया है, जिसने अपना वर्जन एफिडेविट में दिया है, उसे बोलते हैं डिपोनेंट। तो उसमें क्या दिया है रूल 2 में कि पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर
क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब कोर्ट को पावर है, क्या पावर है कि जो जिसने अपना एविडेंस एफिडेविट दिया है, डिपोनेंट जो है उसको कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सके कोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन बाय एफिडेविट, अगर कोई भी पार्टी जो है, दोनों पार्टी में से कोई पार्टी चाहती है एविडेंस जो है एफिडेविट देने के लिए, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, ऑर्डर देगा उसके एप्लीकेशन पे। बट द कोर्ट में, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी, मतलब किसी की पार्टी के आग्रह पे, इंस्टेंस पे कोर्ट क्या करेगा कि ऑर्डर द अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिपोनेंट। कोर्ट क्या करेगा कि जिसने एफिडेविट दाखिल किया है, अगर जिस सपोज दो पार्टियां हैं, एक पार्टी ए है, हाँ, और दूसरी पार्टी जो है बी है, ए ने बी के खिलाफ कोई सूट दाखिल किया है और ए ने अपना एविडेंस जो है एफिडेविट दिया और बी चाहता है ए को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, बी के इंस्टेंस पे, बी के कहने पे ए को कोर्ट क्या करेगा, कंपेल करे, कोर्ट ए को ऑर्डर देगा कि तुम क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तुम्हारा एफिडेविट दाखिल है लेकिन तुम क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में क्या करो, हाजिर रहो। ऐसे ये जो पावर कोर्ट को दिया गया है ऑर्डर 19 रूल 2 में। और उसमें आगे क्या दिया है कि सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट अनलेस द डिपोनेंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। तो ये जो है कोर्ट क्या करेगा, मैं अगर उस बंदे का जो सपोज जो ए है, इसका पर्सनल अटेंडेंस कोर्ट में एग्जम्प्ट किया गया है, तो कोर्ट इसको ऑर्डर नहीं करेगा। वो मैंने बताया कि कौन कौन से लोग एग्जम्प्टेड किए गए हैं, वो उसमें दिया गया है। जब CPC हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे क्या दिया गया है कि सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट अनलेस द डिपोनेंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस इन कोर्ट और कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। तो कोर्ट अगर भाई कोर्ट उसको उस विटनेस के अटेंडेंस को क्या करेगा, कंपेल करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में आने के लिए। लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर उस विटनेस का अटेंडेंस कोर्ट ने एग्जम्प्ट किया गया है तो कोर्ट जो है फिर उसको ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता, फिर अदरवाइज कोर्ट जो अच्छा लगे, जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे वैसा विटनेस जो है वो करेगा। ये दिया गया है किसमें, ऑर्डर 19 रूल 2 में। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उसमें एक रीज़न ऐसा है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है ना, वो फास्ट डिस्पोजल के लिए बनाई गई है। उस एक्ट का इनेक्टमेंट भी इसीलिए हुआ है कि मैटर का जो है फास्ट डिस्पोजल हो। तो अगर उसमें भी, उस प्रोसीडिंग में भी एविडेंस दिया जाने लगेगा तो वो जो है रेगुलर ट्रायल जैसा हो जाएगा, फिर उसमें भी टाइम लगेगा। तो जो उस एक्ट के इनेक्टमेंट का जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। इसलिए जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसका एक और रीज़न है, वो मैं जब भी आगे आपको सेक्शन पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा मैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। अब हम बात करते हैं कमेंसमेंट की। तो कमेंसमेंट में क्या है, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये जो एक्ट है 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ, अप्लाई हुआ, अप्लीकेबल हुआ। सो दोस्तों, ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। फ्रेंड्स, सेक्शन जो 2 है वो रिपील हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसका सेक्शन 3 जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।